नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो मिडावेल हिस्ट्री की हमारी एक सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे तुगलक वंश। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें देखा था हमने खिलजी वंश। तो खिलजी के बाद जो आता है वो आता है तुगलक वंश। तो खिलजी के बाद तुगलक वंश, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि तुगलक वंश का जो टाइमलाइन थी वो थी 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी की तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसके जो संस्थापक हुए थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक शाह, जिन्होंने कि 1320 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश में कुल 7 शासक हुए। सबसे पहला हुआ गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 2 हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 3 हुआ फिरोज शाह तुगलक, नंबर 4 तुगलक शाह द्वितीय, नंबर 5 अबू बकर, नंबर 6 मोहम्मद शाह और 7वें नंबर पर हुए नसरुद्दीन महमूद शाह। इस तुगलक वंश के शासन की क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। पहला आता है कि दिल्ली सल्तनत का अप्रत्याशित विस्तार और विघटन दोनों हुए, यानी कि इस वंश में दिल्ली गवर्नमेंट जो थी, दिल्ली सल्तनत जो थी उसका काफ़ी विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ और उसका विघटन भी हुआ, यानी कि वो समाप्त भी हुआ। नेक्स्ट आता है सैन्य सुधारों और सेना की अभूतपूर्व सफलताएं हुई, यानी कि सेना में जो भी सुधार होने चाहिए थे वो सारे सुधार हुए थे। नेक्स्ट आता है कि करों में अनियंत्रित वृद्धि हुई, जो टैक्सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ाए गए थे। नेक्स्ट आता है राजधानी परिवर्तन के कारण स्थायित्व की कमी थी, यानी कि इस वंश में दिल्ली से अतिरिक्त कहीं राजधानी बनाई गई थी, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। इस कारण जो स्थायित्व थे, स्टेबिलिटी थी, वो कम हो गई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का चलन इस वंश का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे आता है गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक चला था। इसमें पहला पॉइंट बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम जो था वो गाजी मलिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है गाजी मलिक किसका नाम था, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम पूछा जाता है। और यह तुगलक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट आता है मंगोलों को पराजित करने के कारण यह मलिक उल गाजी भी कहलाए थे। मंगोल जो थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, उनको इन्होंने पराजित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, इसलिए इनको मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता था। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सुल्तान था। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खां था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आगे अभी काफ़ी देखने को मिलेगा। गयासुद्दीन के पुत्र का नाम जोना खां था, जो एक सफल सेनापति था। जोना खां ने 1322 में वारंगल को और 1324 में जाजनगर, जिसको कि उड़ीसा बोलते हैं, उसको जीत लिया था। वारंगल जिसको कि इस टाइम पे तेलंगाना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन ने बंगाल को जीता था। 1324 में बंगाल को, और पहली बार उत्तरी बिहार तक शासन का विस्तार किया था, यानी कि बंगाल तक अभी तक किसी भी शासक ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक हुआ जिसने बंगाल को जीता और बिहार के आगे भी बढ़ा था। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन ने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से शासक की डाक व्यवस्था सुदृढ़ थी, तो वो थे गयासुद्दीन। और विभाग का जो मुखिया होता था, डाक विभाग का मुखिया, उसको वरीद ए मुमलिक कहा जाता था। नेक्स्ट आता है गयासुद्दीन ने कर वृद्धि कर 1/5 से 1/3 कर दिया, यानी कि जो टैक्सेशन 20% हुआ करता था 1/5, या फिर 20% 20% हुआ करता था, उसको 1/3 यानी कि 33.33% कर दिया था उसको। तो यानी कि टैक्सेशन में टैक्स को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट आता है 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए पुत्र उसका जो था जोना खां, उसने लकड़ी के भवन का निर्माण कराया था। जब गयासुद्दीन भवन में पहुंचा तभी हाथियों के झुंड के हमले से गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आता है मिथक है कि जोना खां ने सत्ता के लिए अपने पिता गयासुद्दीन की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था। ये एक मिथक भी है। एक अन्य मिथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने गयासुद्दीन था, उसने निजामुद्दीन औलिया को राज्य छोड़ने के लिए कहा था। तो जब निजामुद्दीन ने कहा था, तब निजामुद्दीन ने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और सुल्तान की मृत्यु दिल्ली से पूर्व ही हो गई थी, यानी कि ये भी माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने एक साजिशन इनकी हत्या करवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब आ जाता है जो जोना खां है उसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था।
सबसे पहला पॉइंट आता है गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था जौना खां वो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना था। 1325 ईस्वी में कौन सुल्तान बना था? गयासुद्दीन तुगलक, जिसका कि पहले नाम था जौना खां। नेक्स्ट आता है पिता की मृत्यु का शोक मोहम्मद बिन तुगलक ने 40 दिन तुगलकाबाद में रहकर मनाया था और 40 दिन बाद ही अपना राज्याभिषेक कराया था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि उलूग खां की उपाधि किसकी थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की थी। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक को इब्ने बतूता, जो कि 1333 में आया था, को राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस को राजदूत के रूप में चीन भेजा था? उसका नाम था इब्ने बतूता। इसकी पुस्तक का नाम था किताबुल रहला। कई बार एग्जाम्स में ये भी रिपीटेड रहता है किताबुल रहला किसकी किताब का नाम था, तो इसके राइटर थे इब्ने बतूता। नेक्स्ट आता है अकाल के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक ने करों में वृद्धि कर दी थी, जिससे जनता में आक्रोश और असंतोष फैल गया था। असफल सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक हुआ जिसने कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, यानी कि सिग्निफिकेंट करेंसी जिसको बोलते थे, उसका चलन किया था, जो कि एक असफल इसका प्रयास था। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि अब खिलजी वंश के बाद जो ये तुगलक वंश आया, तुगलक वंश में पहली बार दिल्ली से राजधानी को देवगिरी बनाया गया था। तो देवगिरी का नाम इसने फिर बदलकर दौलताबाद रख दिया था। नेक्स्ट आता है मंगोलों के डर के भय से 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया था। जब देखा कि दिल्ली पर मंगोल आक्रमणकारी निशाना साधे हुए हैं, तो फिर इसने फिर से देवगिरी था साउथ इंडिया में, जबकि दिल्ली है हमारा नॉर्थ इंडिया में, तो फिर से इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नाम का कृषि विभाग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दीवान ए कोही नाम का कृषि विभाग स्थापित किया था, जो कि किसानों को ऋण देता था। नेक्स्ट आता है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था, जिसने जैन विद्वान जिनप्रभु सूरी का स्वागत किया था। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला दिल्ली का सुल्तान जो कि हिंदू त्योहारों में भाग लेता था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक याद रखेंगे, और ये पहला ऐसा वो शासक था जिसने कि जैन धर्म को भी शरण दी थी। नेक्स्ट आता है 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद जो बदायूनी एक लेखक थे, बदायूनी, इन्होंने लिखा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। इसको भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि ये जो कोटेशन था ये किसने लिखा था या फिर ये किसके बारे में लिखा था। तो अगर किसने लिखा था पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा बदायूनी, और किसके बारे में लिखा था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश का काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक ये हुआ है फिरोज शाह तुगलक। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई था ये फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, पहला थट्टा सिंध में और फिर दिल्ली में, यानी कि पहला जो राज्याभिषेक हुआ वो सिंध में हुआ, दिल्ली, उसके बाद दूसरा जो हुआ वो दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक बना था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आता है 24 प्रकार के अतिरिक्त करों को समाप्त कर दिया था इसने, और हक ए अरब नामक सिंचाई कर लगाया था, जो कि लगभग 10% के बराबर हुआ करता था। फिरोज शाह ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि नहरों के निर्माण के लिए कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आता है राज परिवार के उपयोग आने वाली वस्तुओं के लिए इसने 36 कारखाने लगवाए थे, यानी कि मार्केट से चीज़ों को परचेज करने की ज़रूरत नहीं, इसने खुद के ही कारखाने लगवा दिए थे। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह ने अपनी सत्ता उन्हीं राज्यों में बरकरार रखी जहां वह सीधा नियंत्रण रख सकता था, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंशन, ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया अपने राज्य को। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह के समय में बंगाल और दक्षिण भारत नियंत्रण से बाहर हो गया था। जो अभी हमने पीछे देखा, जो फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक हुए, उन्होंने देवगिरी तक अपना शासन किया था, देवगिरी को राजधानी बनाया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने दक्षिण भारत से अपना नियंत्रण खत्म कर दिया था और बंगाल में भी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा जो लिखी उसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। जो इनकी ये आत्मकथा थी, इन्होंने खुद लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह ने कुछ अन्य विभागों जैसे दारुल शफा आज भी कई शहरों में है, जिसको कि राजकीय अस्पताल के नाम से जानते हैं, या फिर दीवान खैरात विभाग हुआ जिसको कि दान विभाग के नाम से जानते हैं, या लोक निर्माण विभाग हुआ जिसको कि आजकल PWD विभाग के नाम से
जाना जाता है। या फिर दफ्तर रोजगार हुआ, यानी कि रोजगार कार्यालय जो होते हैं, और दीवाने बंदगान जो दास लोग होते थे उनके लिए एक विभाग आदि, इस तरीके के कई विभागों की फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की। तो ये फिरोज शाह तुगलक काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक बन जाता है। फिरोज शाह ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद बसाए थे। जो फिरोज शाह थे उसने फतेहाबाद बसाया था, हिसार बसाया था, फिरोजपुर बसाया था, जौनपुर और फिरोजाबाद बसाया था। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह ने आधा, या फिर जिसको आधा बोलते थे, विख यानी कि चौथाई नामक सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट आता है फिरोज शाह द्वारा मेरठ और टोपरा से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फिरोज शाह तुगलक का कि कौन सा ऐसा शासक था जो मेरठ और टोपरा से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लेके आया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। 1318 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई थी। आगे हम देखेंगे आखिर तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट है कि फिरोज शाह की मृत्यु के बाद अयोग्य शासकों, ये गलत लिखा हुआ है योग्य, इसको अयोग्य पढ़ेंगे। अयोग्य शासकों जैसे तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की वजह से खिलजी वंश ये गलत लिखा हुआ, खिलजी नहीं, यहाँ पे होगा तुगलक वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट आता है अमीरों के बढ़ते प्रभाव, षड्यंत्रों, विलासितापूर्ण जीवन ने तुगलक वंश को दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक लंबा शासन करने के बावजूद भी पतन पर लाकर खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट आता है कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसका सामना दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह नहीं कर सका और अंततः तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। तो यानी कि तुगलक वंश की समाप्ति हुई थी तैमूर के आक्रमण से। तो इस तरीके से तुगलक वंश की समाप्ति हुई। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए। अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को एग्जाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए या फिर हिंट चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल और बुक से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो हमारे इस स्मार्ट प्रिपरेशन 2020 @gmail.com पर आप लोग मेल कर सकते हैं। थैंक यू।